गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, चल रही है तैयारी फुल फ्लेज्ड? इस वीक में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही कुछ? बच्चे तो बहुत कम है आज, काम किया नहीं लग रहा पक्का। कोई नहीं बच्चों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, आराम से जितना होता है करी जाओ, सब अच्छा होगा। ओके, इसमें बताओ बच्चों डाउट्स। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है बच्चों? सीरीज है, मतलब 1 2 4 8 16। तो ये आपकी जीपी बन जाएगी, C+2 C+4 C+8 C, इस तरह से। तो वो तो बेसिकली इनफाइनाइट ही हो जाएगा सम, तो इसलिए इसका आंसर इनफाइनाइट हो गया। हाँ जी। सर ये हाँ, C बड़ी प्लस C/2 प्लस C/4 नहीं बनेगा? नहीं नहीं नहीं, यही ध्यान रखना होता है, कैपेसिटर्स में पैरेलल में ऐड होता है ना। यस सर। तो ये तो बाकी तो सीरीज में है ना, तो C अच्छा 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 अच्छा, ठीक है C/2। ठीक है, सॉरी सॉरी, हाँ हाँ, मैंने गलत बोल दिया। आ, तो ये C है, C और C सीरीज में, ये C/2 हो गया, ये C/4 हो गया, फिर C/8 एंड सो ऑन। तो जीपी बनेगी, बट यस दिस इज जीपी विद कॉमन रेशो 1/2। तो वो A/1 - R का फॉर्मूला लग जाएगा, उससे सॉल्व हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में तो बस कैपेसिटेंस से क्यू निकल आएगा, फिर बस फ्लक्स को क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो। 13th। सर जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसमें सर हम वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर आ जाता है, पर अगर ऐसे क्वेश्चन बोर्ड्स में आए तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे, मतलब लिख के? नहीं ऐसा आएगा नहीं। मतलब इसमें भी आप, मतलब ऑब्वियसली ये हिट एंड ट्रायल से ही हो सकता है ना। ये सिक्स्थ क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही बन गया सेवेंथ वाला, जो भी हमने किया। मतलब सिक्स्थ में ऐसी सीरीज बन गई ना कि 1/C इज इक्वल टू 1 + 1/2 + 1/4 + 1, तो एग्जैक्टली वही सीरीज बन गई। थर्टींथ क्वेश्चन। 13th का C आएगा बच्चों। n प्लेट से n - 1 कैपेसिटर्स बनेंगे, राइट?
और से इन्होंने सीरीज नहीं माना हुआ, तो सीरीज में तो फिर यही बनेगा। नहीं, सीरीज का माना हो। स्टैकिंग का है ना बस, तो वो सारी प्लेट्स एक के आगे कैसे लगी हुई होंगी, तो ये सर हम इसे सीरीज नहीं मानते। एक सेकंड, वेट 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 वेट, क्या कहा है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज फिट बाय स्टैकिंग n सिमिलर प्लेट्स इक्वली स्पेस्ड फ्रॉम वन अनदर। ओके, तो ये प्लेट्स बच्चों इस तरीके से ऐसे लगी हुई हैं, n प्लेट्स, राइट। तो अब ये n प्लेट्स जो हैं, ये हैं तो n-1 कैपेसिटर्स, राइट, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब क्या माने कि ये सीरीज में है या पैरेलल में है? ये सीरीज में है, ये एंड टू एंड कनेक्टेड है, राइट। मतलब इनको पैरेलल में कनेक्ट करने के लिए तो हमें अलग से वायर्स जोड़नी पड़ती, कुछ अरेंजमेंट बनाना पड़ता। अगर हम नॉर्मली सोचें तो ये ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड है, तो ये तो सारी प्लेट्स सीरीज में हुई, इजंट इट बच्चों? तो अगर सीरीज में है तो n-1 कैपेसिटर सीरीज में, तो वो C/n-1 हो गया, है ना। Twelfth question, from a supply of identical capacitors rated 8 microfarad 250 volts, the minimum number of capacitors required to compose 16 microfarad 1000 volts। तो सबसे पहले तो बच्चों देखो, मतलब आपको समझना है कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। हमें कैपेसिटेंस 16 बनानी है और वोल्टेज 1000 बनानी है। तो अगर आपको वोल्टेज 1000 बनानी है तो ये बात तो पक्की है कि आपको कैपेसिटर्स ऐसे 4 कैपेसिटर्स आपको सीरीज में लगाने पड़ेंगे, राइट, क्योंकि हर किसी के अक्रॉस 250 हो सकती है, तो टोटल 1000 हो गई। बट जब आप ऐसे 8 वाले 4 लगाओगे सीरीज में, तो ये बन गया 2, हमें चाहिए 16। तो अब ये 2 से 16 कैसे बनेगा? अगर आप ऐसे पैरेलल में लगाते जाओ, तो पैरेलल में हम लगाएंगे तो वोल्टेज तो सेम ही रही, राइट। तो हमें कितने चाहिए होंगे? हमें ये ऐसी 8 ब्रांचेस चाहिए होंगी, राइट, क्योंकि हर ब्रांच का 2 है, टोटल हमें 16 चाहिए, तो ऐसी 8 ब्रांचेस चाहिए। तो अब टोटल कैपेसिटर्स कितने हो गए? 8 × 4 32। ठीक है जी। आगे
15th क्वेश्चन, पहले सी है, अब आपको कह दिया कि सेम थिकनेस और 2 4 6 तीन आपने यूज किए हैं। लाइक दिस। तो अपना वो वाला रिजल्ट ये अरेंजमेंट का कैसे पता लगा कि अरेंज कैसे किया हमने? मतलब और कैसे कर सकते थे हम? अच्छा, आप कह रहे हो कि मेरे को समझ में नहीं आया था कि ये तीनों जो मतलब आप कह डाइलेक्ट्रिक्स रहे हो हैं कि कि ऐसे भी हो कैसे सकता करवा। था, बट अगर ऐसे होगा, अगर हम उल्टा सोचें पैरेलल में, यस तो फिर एरियाज भी बताने पड़ेंगे ना, कि हर प्लेट का कितना कितना, हर मटेरियल का कितना कितना एरिया। वो भी a/3 ले वो तो कहीं नहीं लिखा, थिकनेस सेम तो लिखा है, यस एरिया सेम तो नहीं लिखा ना कहीं भी, तो उससे थोड़ा सा हिंट मिल रहा। ओके सर। आगे बचो। बच्चे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है क्या मेरी तरफ से? बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाजें? अच्छा, फिर ठीक है, चलो आगे। तो 19th में देखो बच्चों क्या होगा, आपको कहा है कि पहले एक शेल है, उसको चार्ज दिया हुआ है, अब उसके अंदर एक और शेल है, पहले सारा चार्ज अंदर है, अब इसको आपने कनेक्ट कर दिया वायर से, तो क्या होगा, सारे का सारा चार्ज बाहर फ्लो कर जाएगा। तो बेसिकली हीट पूछी है, तो पहले जो हीट होएगी, मतलब पहले जो एनर्जी है, हीट कैसे निकालोगे आप? डेल्टा क्यू से, डेल्टा यू से। पहले जो एनर्जी है वो क्या है, Q²/2C इनर वाली शेल का। अब बाद में सारा चार्ज बाहर चला गया, तो बाद में एनर्जी क्या बन जाएगी, Q²/2C आउटर। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। आगे बच्चों, 18th, energy density in the electric field created by point charge falls off the distance r from the point charge। तो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एंड वी नो कि E itself is proportional to 1/r square। तो टोटल क्या हो गया, 1/r4 हो गया ना। बच्चों एक सेकंड।
ये क्या लिखा है रितिका, इक्वल टू आर बाय के क्या लिखा है? सर E इज इक्वल टू आर बाय के से नहीं करेंगे? ई इक्वल टू आर बाय के थोड़ी होता है, सी इक्वल टू आर बाय के होता है। अच्छा ठीक है, ओके सर। ट्वेंटी टू 5 माइक्रोफैरेड इज कनेक्ट 12 से कर दिया तो मतलब उसके क्रॉस वोल्टेज 12 हो गई। Capacitance ऑफ अनचार्ज कैपेसिटर, ये बिल्कुल 22 बच्चों वही क्वेश्चन जो मैंने आपको कल करवाया था कि ये 5 है, ये C है, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 12 है और इसके अक्रॉस तो इनिशियली 0 ही है क्योंकि वो अनचार्ज है। तो अब इस पे आप वो कॉमन पोटेंशियल वाला फॉर्मूला लगा दोगे जो कि आपको कहा हुआ है कि 3 बन गया, तो उससे निकाल लोगे आप। इससे C निकल आएगा बच्चों। बड़ी फोर्थ में भी बिल्कुल सिमिलर है, बस ये फर्क है कि सिमिलर कैपेसिटर है, तो मतलब एक की C है और V1 है, दूसरे की KC है इनिशियल 0 है। तो अब इस पे भी कॉमन पोटेंशियल V2 कर दो, आंसर निकल आएगा। आगे आगे बच्चों, थर्टी नाइन्थ, potential of 2 volt is to be given to a sphere of capacitance 2 farad. In which of the following can it happen? Battery of EMF 2, positive terminal is connected to sphere and other terminal is earthed by placing 2 coulomb charge on sphere, none of above. तो बच्चों देखो, इसमें बताओ सी ऑप्शन हो सकती है ना? वो तो चार्ज तो हमें पता है कि 4 चाहिए। व्हाट अबाउट डी ऑप्शन, वो हो सकती है? नो, बी कह रही है कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ 2 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड टू स्फीयर ऐसे, and negative terminal is connected to earth like this. बच्चों बताओ ये सही है गलत है?
बच्चों मुझे बताओ, क्या इस केस में स्फीयर के ऊपर कोई भी चार्ज आएगा? नो, इस केस में तो स्फीयर के ऊपर कोई चार्ज आएगा ही नहीं, है ना, क्योंकि कोई चार्ज फ्लो ही नहीं करेगा। पहला केस, बैटरी ऑफ ईएमएफ, टू वोल्ट इज कनेक्टेड अक्रॉस द स्फीयर। पहला केस ये बन गया। क्या इस केस में बच्चों स्फीयर के ऊपर कोई नेट चार्ज आएगा? नहीं, हमें पता है कि बैटरी जितना चार्ज भेजती है उतना वापस ले लेती है ना। तो मतलब इनमें से कोई भी केस ऐसा नहीं है जिस केस में स्फीयर के ऊपर चार्ज आ जाएगा, मतलब ए और बी में से, राइट। तो इसलिए इसका आंसर क्या हुआ? नन ऑफ दीज, डी। समझ आया बच्चों? नहीं, पीछे बी दिया हुआ है क्या बच्चों? फिर उसको डी करो। इसके आगे बताओ बच्चों एक बार। फोर्टी फोर। तो देखो, जो इसमें हमें दिख रहा है कि प्लेट्स 1 और 4 कनेक्टेड है, तो इनका पोटेंशियल सेम हो गया। तो उसका पोटेंशियल आप कुछ भी सी मान लो, ठीक है। तो अब देखो, जो पहला कैपेसिटर बन रहा है 1 2 वाला, वो कैसे बन रहा है? जिसका एक एंड तो ए पे है, 2 वाली साइड, और 1 वाली साइड है किसी पॉइंट सी पे, जो कि हमें गिवन नहीं था, हमने खुद से मान लिया। 2 3, 2 3 कैसे है? उसकी एक एंड तो उसका ए पे ही है, और दूसरा एंड है किसी पॉइंट बी पे। 3 4, 3 4 का देखो, जो एंड 3 है वो है बी के साथ, और जो एंड 4 है वो है सी के साथ। तो अब हमें ए और बी में निकालनी है इफेक्टिव कैपेसिटेंस। तो क्या हो गया कि ऊपर वाले 2 कैपेसिटर्स हो गए सीरीज में, और वो नीचे वाले के साथ हो गया पैरेलल में। ठीक है जी। 37th क्वेश्चन बच्चों, हिट एंड ट्रायल, मतलब ऑप्शन से। सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल की बात की है, कंडक्टर इज इक्वी पोटेंशियल, तो डी से 2D के बीच में तो पोटेंशियल चेंज नहीं होना चाहिए था। कौन सी ऑप्शंस बची? सिर्फ ए और बी बची। ठीक है। अब उसके आगे, अब अगर हम ए और बी में फर्क देखें, ए और बी में फर्क कहां पे आ रहा है? जैसे 2D से 3D के बीच में देखें,
2D से 3D में ए ऑप्शन कह रही है कि पोटेंशियल बढ़ेगा, बी ऑप्शन कह रही है कि पोटेंशियल कम होगा। तो ये बच्चों इस रीजन में तो फील्ड ऐसे होएगी टुवर्ड्स राइट, तो फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल कम होता है, तो 2D से 3D पोटेंशियल कम होगा, इसलिए आंसर बी हो गया। $55 चार्ज ऑन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। तो ये 1.5 को कंबाइन कर दो, वो 6 बन गया, 6 और 4 सीरीज में, तो ये बन गया 6 into 4 by 10, 6.4। तो इस ब्रांच में तो जो चार्ज जाएगा वो 6.4 into 10 जाएगा, 64 जाएगा। ऑप्शन ही नहीं है। पीछे क्या दिया हुआ है बच्चों? सर वहाँ 2.4 नहीं आएगा 6.4 की जगह। हम्म तो ये 2.4 into 10, तो ये 24 हो गया। आगे बच्चों, $54 एन अर्थ कर दिया, उसका मतलब सिर्फ इतना है बच्चों कि उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 है। अब आपको पूछा है पोटेंशियल्स ऑफ पॉइंट्स ए एंड बी। तो बच्चों एक बात तो ये माइंड में रखनी है कि क्लोज सर्किट में अगर कहीं पे भी अर्थिंग की हो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चार्ज फ्लो तो वैसे ही रहता है। तो बेसिकली 4 कैपेसिटर्स हैं सीरीज में, तो हर कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज हो गया वो कितना हो गया, सीरीज में 4 कैपेसिटर्स मतलब C/4, तो जो चार्ज हो गया हर कैपेसिटर के ऊपर वो हो गया 10C/4, और उसकी पोलैरिटी कैसे होएगी, लाइक दिस, प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो अब आपको पता है बच्चों कि n का पोटेंशियल 0 है, तो मान लो आप n से b पे जाओ तो क्या बन जाएगा, 0 माइनस q कितना है 10C/4 इंटू c इज इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ b। तो ये b का पोटेंशियल बन गया -2.5। सिमिलरली जब आप a का निकालोगे तो उसमें प्लस में आएगा, वो 7.5 आ जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस तो इनमें 10 होना ही चाहिए था क्योंकि मतलब 10 वोल्ट बैटरी के अक्रॉस है। सर अगर हमने इस पॉइंट पे एंड पॉइंट पर हमने सर्किट को बंद कर दिया, मतलब पॉइंट अर्थ कर दिया, तो फिर जो अगला सर्किट वो तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा ना, क्योंकि जो करंट नहीं है वो नहीं सारा नहीं फिर उसी में फ्लो कर जाएगा। नहीं 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 नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। अर्थिंग का मतलब याद करो, मैंने क्या बताया था, अर्थिंग में क्या होता है, जो एक्सेस चार्ज होता है वो फ्लो करता है, ठीक है, जो सर्किट का रिक्वायर्ड चार्ज है वो नहीं अर्थ के अंदर फ्लो करता। मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप कहोगे कि 10 वोल्ट बैटरी से चार्ज आ रहा था, उसको यहाँ पे अर्थ हुआ तो बस सारा चार्ज यहाँ से अर्थ में चला गया, आगे वाले में गया ही नहीं, ऐसा नहीं होता। चार्ज तो पूरे सर्किट में जैसे फ्लो करना था वैसे ही करेगा, मतलब अर्थिंग का यहाँ कोई रोल ही नहीं है, सिर्फ इतना है कि बस एन पॉइंट का पोटेंशियल 0 है और कुछ नहीं।
ओके सर। हाँ, याद करो मैंने आपको बताया भी था कि हम तो अपने घरों में भी सारा कुछ अर्थ करते हैं, तो फिर तो इसका मतलब ये होना चाहिए कि डिवाइस पे तो चार्ज पहुंचेगा ही नहीं, सारा अर्थ में ही चला जाएगा। मतलब जो सा एक्सेस चार्ज सिर्फ वही फ्लो करेगा, बाकी नॉर्मल जो करंट है वो तो ऐसे ही हाँ, रहेगा। वो तो रहेगा ही। हाँ, ओके सर। ओके, चलो नेक्स्ट बच्चों मैं पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ बच्चों, बताओ कौन से क्वेश्चंस। । 37। तो इसमें दोनों बैटरीज आपकी पैरेलल में हो गई, है ना? तो इफेक्टिव ईएमएफ क्या बन जाएगी? E1/R1 + E2/R2 अपॉन 1/R1 + 1/R2। नहीं, गलत कह रहे हो आप। इफेक्टिव ईएमएफ 2 आएगी ना, 1 + 1 अपॉन हाफ + हाफ। थर्ड क्वेश्चन, देखो जो थर्ड क्वेश्चन, इसको देखते सार एकदम आपके माइंड में आना चाहिए था, ये तो सिंबल्स भी वही हैं कि A = -ω²x, इस टाइप का है रिलेशन। मतलब एसएचएम वाला केस बन गया। तो एसएचएम वाले केस से कर सकते थे सीधा। अदरवाइज क्या तरीका था कि
ए को मतलब dv by dt लिख के पहले उससे v निकालो, फिर v से x निकालो, मतलब डबल इंटीग्रेशन करके। तो वो क्या होगा, साइन का कॉस बन जाएगा, कॉस का फिर साइन बन जाएगा जब आप दोबारा इंटीग्रेट करोगे, और दोनों बार ओमेगा से डिवाइड होता जाएगा तो ओमेगा कैंसिल हो जाएगा। हाँ, आगे बचो। कोई डाउट नहीं है क्या इस पर? सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें भाई मैक्सिमम वेलोसिटी कब होएगी? जब आपको क्या कहा है कि कार पहले एक्सेलरेट कर रही है अल्फा से, फिर वो रिटार्ड कर गई बीटा से, मतलब रेस्ट से स्टार्ट करके रेस्ट पे ही आ गई, और टोटल टाइम t है, ये कहा है आपको। तो मैक्सिमम वेलोसिटी ये बीच वाले पॉइंट पे होएगी। तो a b c, तो b पे वेलोसिटी निकालनी है आपको। मान लो ये कोई भी t डैश टाइम पे आ रही है, तो आपकी क्या इक्वेशंस बन गई? जो वेलोसिटी v है, मतलब पहले आप a से b लगाओ, तो बन गया v इक्वल टू 0 प्लस अल्फा इंटू टी डैश, हमें v निकालना है। अब लगाओ फ्रॉम b टू c, b टू c में इनिशियल वेलोसिटी क्या बन गई? v, फाइनल क्या है? 0। तो 0 इक्वल टू v माइनस बीटा इंटू उसका टाइम कितना है? t माइनस टी डैश। तो एक में से टी डैश की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो, आंसर निकल आएगा। थर्टी सिक्स, the net resistance of a voltmeter should be large to ensure that it does not get overheated, it does not draw excessive current, it can measure large potential difference, it does not appreciably change the potential difference to be measured। तो इसका D आएगा। सर बी क्यों नहीं आएगा इसमें? अगर वो ज्यादा मतलब करंट उसका लेगा रीजन क्या तो फिर होता है? वो अच्छी बात थोड़ी मतलब है। हम अच्छा एक मिनट, इट डज नॉट ड्रॉ एक्सेसिव करंट। मतलब एक्चुअली बी और डी रिलेटेड है कि अगर हाँ, क्योंकि वो नहीं करेगा ड्रॉ एक्सेसिव करंट, तो मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो सेम सा ही रह जाएगा। तो तो फिर बी भी बी ठीक और है डी ना? दोनों ठीक है। हाँ, हम्म। बी भी चल सकता है बिल्कुल। थर्टी फिफ्थ क्वेश्चन, पॉइंट्स की वोल्टेजेस दे दी आपको 70 0 10। तो पोटेंशियल पूछा है।
तो जो इसमें क्या होता है कि आप आपको पॉइंट डी का पोटेंशियल निकालना है, राइट? ए का 70 है, बी का 0 है, सी का 10 है, डी का कुछ भी वी मान लो, ठीक है? तो अब बच्चों आप करंट की ना कुछ भी एक डायरेक्शन मान लो। आप ऐसे मान लो कि यहाँ से आ रहा था लेफ्ट से और वो ऐसे राइट वाले 2 में डिवाइड हो गया। ये आप कुछ भी मान सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस जरूरी ये है कि आप उसके हिसाब से आगे टर्म्स लिखो कि भाई अब ये लेफ्ट हैंड साइड से कितना करंट आया, ये बन गया पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस, है ना? मतलब आप किरचॉफ लिख रहा हूँ कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2। तो उधर कितना गया V माइनस 0/20 प्लस नीचे कितना गया V माइनस 10/30। इसको जब आप, ये D नहीं आएगा, यहाँ V आएगा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इससे V निकल आएगा। ठीक है जी। ट्वेंटी नाइन्थ में बस ये ध्यान रखना है कि रेजिस्टेंस जो पूछी है वो A और B के बीच में पूछी है। आप गलती से A और C के बीच में निकाल रहे होगे, और तो कुछ है ही नहीं, सिंपल सीरीज पैरेलल ही है। फोर्टी वन। तो सी मैक्सिमम एनर्जी कैसे आती है, V²/R। तो एनर्जी को मैक्सिमम करना है तो R को सबसे कम करना है। तो आपको ये देखना है कि किस अरेंजमेंट में R सबसे कम होगा। एट क्वेश्चन, 10 meters in the first 2 seconds, 20 meter in the next 2 seconds. इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। तो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे कुछ भी वेलोसिटी u मान लो। तो बस अब आपने क्या कहना है कि 2 सेकंड्स में कितना ट्रैवल किया 10, 4 सेकंड्स में कितना ट्रैवल किया 30। ut प्लस हाफ at² लगा दो, आंसर आ जाएगा। और बच्चों डन। देखो आपको रिलेशन दिया हुआ है x इक्वल टू 1.2 t²। इसको डिफरेंशिएट करो, v आ गया 2.4 t। तो क्योंकि v वेरिएबल है तो यूनिफॉर्म मोशन तो नहीं है पक्का, एंड ऑब्वियसली रेस्ट पे नहीं है पार्टिकल, तो a b तो खत्म ही हो गए। अब
फर्दर डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ गई 2.4, ये कांस्टेंट है, तो इसलिए डी आ गया। अगर कहीं एक्सेलरेशन में भी कोई टी का रिलेशन होता तो फिर हम कहते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। ध्यान रखो, सी में ये नहीं कहा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सी में कहा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन लिखा होता फिर सी ठीक हो जाता। ट्वेंटी थर्ड, किरचॉफ लिख दो। ए से शुरू करो, वी ए माइनस करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, 2 × 6 -12 -2 × 9 +4 -2 × 5 इज इक्वल टू वी बी। तो यहाँ से वी ए माइनस वी बी की वैल्यू निकल आएगी। आगे बचाओ। ये तो करो, दोबारा हो जाएगा, इसमें तो कुछ सिली मिस्टेक ही की होगी। चलो फिर बढ़े आगे बच्चों। ये मनविंदर जो भी आप कह रहे हो अगली क्लास में ही पूछ लेना। ओके सर। हाँ बच्चों, तो नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एनएलएम। जो ये चैप्टर मतलब इसमें थ्योरी बहुत कम है, मतलब बेसिकली तो इसमें सारा कुछ न्यूमेरिकल फॉर्म में ही होता है। हम देख लेते हैं स्टिल क्या क्या की पॉइंट्स हमें एनएलएम में याद रखने होते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि एनएलएम में आपने ये ध्यान रखना है कि मतलब ड्राइंग एफबीडी, आई थिंक अब हम हर चैप्टर में ही प्रैक्टिकली एफबीडी बना रहे होते हैं, तो एफबीडी में तो आई डोंट थिंक किसी को कोई भी कंफ्यूजन होगी। ठीक है, बस सिर्फ एक छोटा सा जो पॉइंट का ध्यान रखना है कि एफबीडी में वी शो फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी, मतलब वी आर नॉट बॉदर्ड विद कि वो बॉडी खुद क्या फोर्सेस लगा रही है किसी पे भी, हम तो बस ये दिखाते हैं कि उस बॉडी के ऊपर खुद क्या फोर्सेस लग रही हैं। राइट, तो ये फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट है एफबीडी बनाने वाला। वो तो आई थिंक अब हम हर चैप्टर में ही बना रहे होते हैं, तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है जी, फिर बेसिकली चैप्टर में कर क्या रहे हैं हम, चैप्टर का मतलब क्या है कि
भाई आपने किसी बॉडी का एफबीडी बना दिया जिसपे आपने उसके ऊपर फोर्सेस दिखा दी क्या क्या है, राइट। तो जो न्यूटन्स लॉज हैं वो ये बता रहे हैं कि भाई इन फोर्सेस का क्या इफेक्ट होता है, राइट। तो जैसे जो फर्स्ट लॉ है वो ये बताता है हमें बच्चों कि अगर फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 हो तो क्या होता है। अच्छा बच्चों, एक एफबीडी में एक और ध्यान रखना है, हम एफबीडी में एक्सटर्नल फोर्सेस दिखाते हैं, राइट। बॉडी में उसके अंदर से जो कोई फोर्सेस लग रही होंगी हमें उससे कोई मतलब नहीं है ना। हम तो जो बाहर से फोर्सेस लग रही हैं उनकी बात करते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर आपकी नेट फोर्सेस 0 हैं, ठीक है। और बच्चों इस पूरे चैप्टर में हम एक्सटर्नल ही है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होता है कि बॉडी इज एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ये यहां गड़बड़ हो जाती है, ये वाला पॉइंट हम कई बार मिस कर जाते हैं, ठीक है। ये माइंड में रखना है कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 हो सकती है, ठीक है। और दोनों ही केसेस को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। हमारे माइंड में कई बार ऐसा रह जाता है कि इक्विलिब्रियम का मतलब बॉडी एट रेस्ट, बट ये जरूरी नहीं है। इवन इफ द बॉडी इज मूविंग तो भी हम उसको इक्विलिब्रियम ही कहते हैं। एंड बच्चों दिस रिजल्ट वर्क्स बोथ वेज, मतलब नेट फोर्स 0 है तो बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। हम उल्टा भी कह सकते हैं कि भाई अगर पता है कि बॉडी रेस्ट पे है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उस पे नेट फोर्स 0 है, ठीक है। तो जितनी भी फोर्सेस लग रही होंगी उन सबका रिजल्टेंट 0 होगा। तो हम बच्चों नॉर्मली इस क्वांटिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, सीधा तो ऐसे निकाला नहीं जाता। हम कंपोनेंट्स लेते हैं और हम एक्स और वाई डायरेक्शन में इंडिविजुअली फोर्सेस निकाल लेते हैं। अब सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ कहता है कि भाई अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो क्या होगा। तो भाई अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो एक्सेलरेशन होएगी, which is given by net force is equal to mass into acceleration। तो ऑल्दो बच्चों जब हम 11th में करते हैं तो ये कंसेप्ट बाद में आते हैं, बट अब हम पहले ही याद रख सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन आती है वो किस पॉइंट की आती है, सेंटर ऑफ मास की। जब आप नेट फोर्स अपॉन मास करते हो तो एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास की आती है, राइट। फिर बच्चों फर्स्ट लॉ में एक कंसेप्ट आता है इनर्शिया का, राइट। वो सबको पता है क्या होता है। मतलब मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि अगर यही पूछ लिया जाए कि इनर्शिया कौन से लॉ से आता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो फर्स्ट लॉ से आता है। ठीक है। तो बच्चों इस रिजल्ट को अप्लाई करते हुए सिर्फ एक गलती होती है जो ध्यान रखना है कि नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, ना कि सिर्फ फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। राइट, मैं बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। रॉकेट ऑफ मास 5 kg
is moving upwards with 2 meters per second square. Find the upward force. बताओ बच्चों फटाफट। मतलब मैंने अपवर्ड कहा है कि रॉकेट के पर जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है उसकी वैल्यू। तो बस क्या ध्यान रखना है आपको कि जो मतलब रॉकेट है इसका मतलब आपको ये वाली वैल्यू निकालनी है और एक रॉकेट पे खुद से नीचे को फोर्स लग रही है उसका mg 50। तो इक्वेशन क्या बनेगी f माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 2। तो f इज इक्वल टू 60, राइट। हम कई बार जल्दबाजी में आंसर 50 निकाल देते हैं कि f इक्वल टू m है, बस वो ध्यान रखना है। ठीक है जी। ठीक है बच्चों, फिर इसके अंदर एक एनएलएम में आता है कि अगर मूविंग फ्लूइड से जो फोर्स लगती है बच्चों वो कितनी होती है। इसके बच्चों दो केस होते हैं, सिमिलर टू जैसे हमने वहां किया था रेडिएशन प्रेशर में। अगर तो फ्लूइड रेस्ट पे आ गया तब जो फोर्स होती है दैट इज रो ए वी स्क्वायर। अगर वो रिबाउंड कर गया तो हो जाएगी 2 रो ए वी स्क्वायर। ठीक है जी। फिर उसके बाद बच्चों आपका वो सारी कैटेगरी आ जाती है पुली बेस्ड क्वेश्चंस की।
तो वो सब आपको आते हैं, है ना बच्चों, सारे केसेस कि जो सबसे सिंपल हो गया, फिर इसके जो बहुत सारे केसेस बनते हैं। इसमें बस मतलब जो कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना होता है, उसमें क्या होता है कि अगर सेम थ्रेड है, तो उसमें सेम टेंशन होती है हर जगह। तो नेक्स्ट, जो ब्लॉक्स एक ही थ्रेड से कनेक्टेड होते हैं, उनका मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन सेम होता है, राइट? ठीक है बच्चों? तो इसके जैसे जो बहुत सारे केसेस होते हैं, चाहे ये हो गया, चाहे ऐसा हो गया, ऐसे जो बहुत सारे केसेस होते हैं, राइट? इसमें बच्चों कहीं पे भी कोई डाउट, ये जो पुली वाले क्वेश्चंस होते हैं? बोलो भाई। हाँ बच्चों, इन क्वेश्चंस होते हैं कोई डाउट्स? क्या इससे बच्चों सारे पर आपको भी पता है वो क्वेश्चंस ही होते हैं, है ना? एक बच्चों यहाँ पे ये ध्यान रखना होता है कि जो न्यूटन्स लॉज होते हैं, वो हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? इनर्शियल फ्रेम में ही। राइट? और जब नॉन इनर्शियल में अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना, इनर्शियल फ्रेम का मतलब क्या होता है बच्चों? लिखो चार्ट में। जिसकी एक्सेलरेशन 0 होती है। अगर आपको
नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाने हैं, राइट? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्यूडो फोर्स, आपको बॉडी पे स्यूडो फोर्स लगानी पड़ेगी। तो स्यूडो का मतलब ही नकली होता है, और उसका काम क्या है कि बस एक तरह से वो ट्रिक्स ही है जिससे कि नॉन इनर्शियल फ्रेम के अंदर भी न्यूटन्स लॉज अप्लाई हो जाते हैं। तो ये स्यूडो फोर्स होती क्या है बच्चों? अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो दिस इज माइनस मास ऑफ बॉडी जिसके ऊपर आप लगा रहे हो इनटू ए। ए इज, ये बच्चों बहुत ध्यान रखना है, सोचने में ऐसा लगता है कि ये फॉर्मूला सिंपल एफ इक्वल टू एम ए है, बट बहुत सारे फर्क हैं। नॉर्मली क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए में उसी बॉडी का मास होता है और उसी की एक्सेलरेशन होती है, लेकिन स्यूडो फोर्स में मास बॉडी का होता है, लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो फ्रेम की होती है, जिस फ्रेम से आप न्यूटन्स लॉज लगा रहे हो, या ऐसा कह लो जो ऑब्जर्वर का फ्रेम है। राइट? तो जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें, तो बच्चों ये आपका एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है एनएलएम में कि तो हमें पता है कि ये जो वेज है ये तो टुवर्ड्स राइट ही एक्सेलरेट कर सकता है, ये तो और कहीं कर ही नहीं सकता। तो अगर मैं फ्रेम ऑफ वेज में स्मॉल एम का एफबीडी बनाऊंगा, तो तो जो तो बाकी फोर्सेस हैं उस पे एम जी कॉस थीटा, एम जी साइन थीटा, वो तो लगनी ही है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अब जो एक्स्ट्रा स्यूडो फोर्स है वो कैसे लगेगी? देखो, एक्सेलरेशन के ऑपोजिट। तो ये इस तरह से इस पे हम फोर्स दिखाएंगे, एंड ऑब्वियसली इसकी एक्सेलरेशन जो है वो बच्चों वेज के फ्रेम में सिर्फ इधर कोई हो सकती है, स्मॉल एम की ए डैश जो भी होगी, कि और कहीं तो जा नहीं सकता है।
हाँ बच्चों, इसमें कोई डाउट? हाँ भाई बोलो कुछ बच्चों। चलो ठीक है। चलो बच्चों ऐसा करते हैं, ये ऐसे कुछ नहीं, ऐसे तो क्वेश्चंस के साथ ही इसमें कुछ प्रैक्टिस होएगी। नेक्स्ट टाइम इसकी शीट करते हैं डिस्कस, राइट? आज आप में से कुछ लोगों ने पढ़ा भी नहीं हुआ था, उसमें अगर कोई आपके डाउट्स हुए तो आप वो भी इकट्ठे कर लेना, एनएलएम वाले। तो शीट्स की हेल्प से ही जो कंसेप्ट्स होंगे मैं आपको वो करा दूंगा रिकैप, ठीक है? चलो ठीक है बच्चों, अभी फिर खत्म करते हैं। ओके, बाय। मनवंतर कौन सा क्वेश्चन? सर 42 क्वेश्चन एक्सरसाइज 2। कौन सा कह रहे हो, 42? इसमें सर आपने कुछ डिस्कस करना था उस टाइम पे, आपने कहा था मैं करके बताऊंगा कैसे करना है ये। इसमें जैसे अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन करें तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर कैसे आएगा, मतलब वो पार्शियली फिल्ड डाइलेक्ट्रिक वाला केस लेके उससे आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हो और उसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी, है ना? वो निकल आती है, उससे क्या आंसर आता है? ए आ गया। अब सेकंड, वर्क डन इन रिमूविंग स्लैब फ्रॉम कैपेसिटर आफ्टर डिस्कनेक्टिंग बैटरी। तो अब बेसिकली उस पे चार्ज तो आ ही गया, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट कर दी तो चार्ज तो सेम रहेगा। तो मतलब आपको अब ये करना होगा,
मतलब इसमें ये केस बन गया ना कि पहले ऐसे है और बाद में ऐसे है। मतलब चार्ज तो वही रहेगा जो आपका फर्स्ट पार्ट में आया, मतलब ये जो भी आएगा आपका, मतलब 220 माइक्रोकूलम आ गया। तो मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, आप सोचो कि जो कैपेसिटेंस है वो कम हो रही है ना। अभी 2 नैनो फैरेड है और इस वाले की जो भी आएगी 2 से कम आएगी। तो आप बस वो क्यू स्क्वायर बाय 2c वाले कंसेप्ट से निकाल लोगे। ठीक है, ये हो गया क्लियर? एक शायद आंसर नहीं मैच करता थर्ड का। फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम। तो अब ए पे चार्ज था 220, ए की बचो विदाउट डाइलेक्ट्रिक क्या कैपेसिटेंस बनती है? ये मतलब जो भी किसकी कैपेसिटेंस बनेगी, ए की बचो बताओ क्या बनती है विदाउट डाइलेक्ट्रिक? एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी करके। ये बच्चों जो भी की वैल्यू आएगी इसको निकाल के, ठीक है ना। मतलब ये आपके पास ए की कैपेसिटेंस है, बी की आप निकाल लोगे, तो फाइनल एनर्जी स्टोर्ड इन सिस्टम कैसे निकलेगी? वही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस वाला कंसेप्ट लगा के। तो इसका आंसर नहीं मैच करता मेरे ख्याल थर्ड पार्ट का। किसी को ख्याल है, किसी ने निकाला हुआ आंसर? तो बस इससे निकाल लेना है ना, जो भी आएगा वही है आंसर। ठीक है भाई। चलो ओके बच्चों, सी यू देन, बाय।